अगर डॉक्टर साहब कभी किसी को चेस्ट पेन हुआ और उसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने सिंपल एक ईसीजी किया और एकदम से प्रेशर बनाने लगते हैं कि आप एंजियोग्राफी कराइए और इसको हार्ट अटैक आया हुआ है। ईसीजी के बेसिस पे, सिर्फ एक ईसीजी के बेसिस पे हम पेशेंट को बता सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक है या नहीं। किसी के घर में आग लगी है तो वो 2 दिन वेट नहीं कर सकता, उसको आग उसी समय बुझानी है। लेकिन अगर किसी की नस 70% ब्लॉक्ड है, 80% ब्लॉक्ड है, तो वो समय ले सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब इस बात को मानते हैं कि हाँ, आजकल जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पेशेंट और उनके अटेंडेंट को इतना डरा देते हैं कि तुरंत स्टेंट डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेशेंट की डेथ हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये एंजियोग्राफी टेस्ट करने में क्या खतरा भी होता है? कुछ पेशेंट की डेथ भी हो सकती है क्या? पहले क्या होता था, बेटा दादा को लेके आता था एंजियोग्राफी कराने की इनको हार्ट अटैक हुआ है। आज दादा पोते को लेके आ रहा है कि उसको हार्ट अटैक हो गया है। ऊपर से लगता है कि आप बहुत मस्कुलर है, बहुत फिट है, तो इसका जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्दी भी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्दी होने का मतलब है फ्री फ्रॉम डिजीज। कितने परसेंट ब्लॉकेज होने पे हमें एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डलवा लेनी चाहिए, ऐसा कुछ है फॉर्मूला? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज इस हेल्थ टॉक में हम बात करने वाले हैं एंजियोग्राफी के ऊपर। एंजियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आप सब ने एक ना एक बार जरूर फेस किया होगा, अपने घर में, अपने परिवार में, रिश्तेदार में, नातेदार में। कहीं ना कहीं डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि एंजियोग्राफी करा लो। एंजियोग्राफी को लेके बहुत सी भ्रांतियां भी हैं कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको कराने से हार्ट अटैक निकल आते हैं, ब्लॉकेज निकल आते हैं और फिर एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, बाईपास कराना पड़ता है। तो आज इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर अनुराग सिंघल से। डॉक्टर अनुराग सिंघल जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पिछले 20 सालों से गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर सिंघल, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद तिवारी जी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए और आमंत्रित करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि एंजियोग्राफी क्या होती है और इसको आप कैसे करते हैं? जो आपका सवाल है वो बहुत ही जरूरी है और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है, क्योंकि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बहुत कॉमन हो चुका है। इतना कॉमन हो गया है कि हर परिवार में, हर घर में लोग इसके बारे में जानते हैं। कुछ भ्रांतियां भी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम से इसको दूर करना चाहूँ। एंजियोग्राफी सिंपली दिल की नसों की जांच को कहते हैं। इसमें हम जांघ के जरिए या हाथ की नसों के जरिए दिल तक जाते हैं, दिल की नसों में जाके डाई डालते हैं और उसका फोटो खींच लेते हैं, जिसको हम एक्सरे कहते हैं। और वो एक रनिंग एक्सरे होता है जिससे हमें दिल की नसों में जो ब्लॉकेज होता है, जो स्टेनोसिस होता है, उसके बारे में एक्यूरेट जानकारी मिल पाती है। एंजियोग्राफी के सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उससे हमें कोई प्रोसीजर नहीं होता है, कोई उससे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ डायग्नोसिस बनाते हैं कि ब्लॉकेज है या नहीं। अगर किसी को ब्लॉकेज है तो वो एंजियोग्राफी से निकलेगा, फर्दर प्रोसीजर जिसको हम एंजियोप्लास्टी या सर्जरी कहते हैं उससे खुल सकता है। तो ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका सही जवाब देने पे आपको डॉक्टर अनुराग सिंघल से एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा, एक लकी विजेता को। तो एंजियोग्राफी आपके हिसाब से किसको रिकमेंड किया जाता है, किसको कराना चाहिए? एंजियोग्राफी रिकमेंड करने से पहले पेशेंट को डॉक्टर से मिलना होगा। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो पेशेंट को एग्जामिन करेगा, उससे हिस्ट्री लेगा, उसके सिम्टम्स पूछेगा, क्या दिक्कतें है उसको। तो कई पेशेंट्स होते हैं जो दिक्कतें बताते हैं, चलने में सांस फूलता है या चलने में छाती में भारीपन आता है। फिर उसको फर्दर एवेल्युएट किया जाता है, फर्दर हम टेस्ट करते हैं, जैसे ईसीजी होता है, कई पेशेंट्स में हम इको करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं जिसमें पेशेंट को एक मशीन पे चला के देखा जाता है। कभी कभी हम इन टेस्ट के बिना भी एंजियोग्राफी कह सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम इन टेस्ट को करते हैं और इन पे एक निष्कर्ष निकालते हैं कि पेशेंट को एंजियोग्राफी की जरूरत है, पेशेंट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब कभी किसी को चेस्ट पेन हुआ और उसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने सिंपल एक ईसीजी किया और एकदम से प्रेशर बनाने लगते हैं कि आप एंजियोग्राफी कराइए और इसको हार्ट अटैक आया हुआ है और अर्जेंट में एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, तो क्या ये प्रेशर बनाना उस समय ठीक रहे? हाँ, ये सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है जो भी लोग इसको सुन रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुने कि मेरे साथ खुद ये हुआ है। मैं खुद एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करता था, अब मैंने कुछ सालों से बंद किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ईसीजी के बेसिस पे, सिर्फ एक ईसीजी के बेसिस पे हम पेशेंट को बता सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक है या नहीं।
एटलीस्ट अगर उसके ईसीजी में ऐसे चेंजेस हैं जिससे हम क्लियर कट उसको बता सकते हैं हार्ट अटैक है। कई बार ईसीजी नॉर्मल होता है तो भी हार्ट अटैक होता है, लेकिन अगर ईसीजी में हार्ट अटैक है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसका जो बेस्ट इलाज है, सबसे अच्छा इलाज है वो एंजियोग्राफी, और अगर ब्लॉकेज टाइट निकलता है 99 या 100% तो तुरंत एंजियोप्लास्टी है, वो ही इसका इलाज है। ये सिर्फ इंडिया में या हमारे प्रदेश में नहीं, दुनिया भर में है, और ये दुनिया भर की गाइडलाइंस है, एसोसिएशन है जिन्होंने इनको एडवाइस किया है, एंडोर्स किया है और रिकमेंड किया है। तो ये एंजियोग्राफी कराने के लिए अगर डॉक्टर बोलता है और उसके बाद में मोस्ट ऑफ द केसेस में कहते हैं कि आपका ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 80% है या 70% है, तो भी बोलते हैं कि आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। अब उस समय पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनके पास में कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि अब वो तो आपके सारे हैं, उन्होंने कहा जो अच्छा लगे आपको वो करिए डॉक्टर साहब, हमारा पेशेंट बचा लीजिए, पेशेंट हमारा ठीक हो जाए। तो क्या ये ठीक है कि तुरंत एंजियोग्राफी करके और एंजियोप्लास्टी करना सारे केसेस में? हाँ, देखिए पिछले कुछ सालों में डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट काफ़ी कम हो गया है, तो इसलिए जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसको इतना ट्रस्ट नहीं होता, वो शक की निगाह से देखता है, और डॉक्टर भी जब पेशेंट को समझा रहा होता है तो उसको भी एक डर होता है कि पेशेंट उसकी बात मानेगा या नहीं। अब सवाल उठता है क्या हर पेशेंट जिसकी एंजियोग्राफी हो रही है उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। या जिस पेशेंट को एंजियोग्राफी हुई है उनमें से किस पेशेंट को अर्जेंटली एंजियोप्लास्टी के लिए जाना चाहिए, जो आपने सवाल पूछा। जिस पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी नस 100% ब्लॉक्ड है या 99% ब्लॉक्ड है, तो उसको तो तुरंत एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए, वो इमरजेंसी है। वो मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किसी के घर में आग लगी है तो वो 2 दिन वेट नहीं कर सकता, उसको आग उसी समय बुझानी है। लेकिन अगर किसी की नस 70% ब्लॉक्ड है, 80% ब्लॉक्ड है, तो वो समय ले सकता है, वो आराम से समय ले सकता है। वो डॉक्टर से कह सकता है कि देखिए मुझे अभी ओपिनियन लेना है या मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, और वट एवर इट इज, वो वेट कर सकता है, उस समय इमरजेंसी नहीं है। 70% ब्लॉकेज इज नॉट एन इमरजेंसी, 80% इज नॉट एन इमरजेंसी। अगर आपकी नस खुली हुई है, इतना बहाव आ रहा है कि हार्ट अटैक नहीं हो रहा, तो आप उसमें समय ले सकते हैं, डॉक्टर से एंजियोग्राफी की सीडी लेके दूसरी जगह भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई इमरजेंसी नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप सेटिस्फाइड नहीं है, डॉक्टर ने आपको तुरंत बोला एंजियोप्लास्टी कराने के लिए या स्टेंट डालने के लिए, तो आप एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, किसी और डॉक्टर से भी आप मिल लीजिए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, अस्पताल में मैंने पेशेंट की एंजियोग्राफी की, मुझे लगा ब्लॉकेज है, उसको खोलना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी नहीं है, तो मैंने खुद पेशेंट्स को कहा। कभी भी मुझे लगा कि पेशेंट शायद कन्विंस नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास पहली बार मिल रहा होता है हमसे एंजियोग्राफी के माध्यम से, तो उसको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो हमारा पुराना पेशेंट है वो हमें समझता है, तो मैंने उसको खुद कहा कि आप एक ओपिनियन भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, तो मैं आपको फोर्सिबली अभी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नहीं करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस बात को मानते हैं कि हाँ आजकल जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पेशेंट और उनके अटेंडेंट को इतना डरा देते हैं कि तुरंत स्टेंट डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेशेंट की डेथ हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस चीज़ों से मैं भी गुजरा हूँ, मैंने भी कई बार पेशेंट्स को ये बताया है कि आपको इमरजेंसी है और आपको एंजियोप्लास्टी करनी होगी। तो इस तरह से तो मैं नहीं कहूँगा कि जो डॉक्टर्स पेशेंट को फोर्स करते हैं, बहुत कम परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स हो सकते हैं जो ऐसा करें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स सोसाइटी के लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं, और वो कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट को टाइमली इंटरवेंशन मिल जाए और उसकी जान बच जाए। ब्लैक शीप्स हो सकते हैं, कुछ होंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है। तो बिलीव करना तो डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप कोशिश ये करें कि अगर आपको लगता है इमरजेंसी नहीं है तो एक दूसरे डॉक्टर से मिल सकते हैं, अगर आपको कन्विंस नहीं है तो। अभी आपने कहा कि आपने एंजियोग्राफी करना, एंजियोप्लास्टी करना बंद कर दिया, तो उसका क्या रीज़न है, क्यों बंद किया आपने? हाँ, मैंने लगभग 15 साल के आसपास एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की। मुझे बहुत अच्छा लगता था एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करना, क्योंकि मनी की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। मुझे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अगर कोई सिक पेशेंट है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत यंग पेशेंट्स आते हैं, 25 साल के, 30 साल के। मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक 25 ईयर्स का
पेशेंट आया जिसको मासिव हार्ट अटैक था। मैंने उसकी रात को एंजियोप्लास्टी की। सुबह मैं उसको राउंड लेने गया तो देखा उसके साथ उसकी वाइफ थी और उसका 3 महीने का बच्चा था। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी की लाइफ बचाना, और मेरे हाथ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन 1 साल पहले मैंने एंजियोग्राफी और प्रोसीजर्स करना बंद कर दिया क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स थे। एक रीज़न जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं पेशेंट्स को ज़रूर कहना चाहूँगा, कि ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है पेशेंट्स का। मैं पेशेंट्स के सवालों के जवाब देके थक चुका था। वो कहते थे कि क्यों कराना चाहते हैं, क्या है आप, तो मतलब उस तरह के सवालों से मुझे लगता था कि शायद अब मुझे इस प्रोसीजर को रोक देना चाहिए। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अभी भी पेशेंट्स को ज़रूरत है, जैसे उनको मेडिकल मैनेजमेंट की, उनको क्लिनिकल ओपिनियंस की ज़रूरत है, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको अच्छा ओपिनियन नहीं मिल पाता। तो मुझे लगा मेरे को उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मतलब आपने जो मेन रीजन बताया कि पेशेंट और उनके अटेंडेंट जो सवाल करते थे, या आपको कहीं ना कहीं लगता था कि डाउटफुल एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस वजह से आपने बंद किया। सेटिस्फाइंग होना चाहिए ना, जब कोई अपनी तरफ से पूरा क्वेश्चन, पूरा एफर्ट कर रहे हैं, तो सामने की तरफ से भी उतना एफर्ट सेटिस्फाइंग होना चाहिए। तो वो जब उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो प्रोबेबली मैं उन रेयर केसेस में तो जिन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया। चलिए सर, ये आपका पर्सनल था, लेकिन अब किसी को अगर सही सलाह की आवश्यकता है कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए नहीं, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता सकते हैं इस बारे में। कोशिश तो मैं ही करता हूँ। अच्छा, ये एंजियोग्राफी टेस्ट करने में क्या खतरा भी होता है? कुछ पेशेंट की डेथ भी हो सकती है क्या? तिवारी जी देखिए, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता जिसमें रिस्क नहीं होता। अगर आप गॉल ब्लैडर सर्जरी की बात करें, जो कि अमूमन हम बहुत कॉमन, बहुत सिंपल सी सर्जरी समझते हैं, लेकिन उसमें भी लाइफ का रिस्क होता है। अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसील तक की सर्जरी में भी रिस्क होते हैं। तो हर प्रोसीजर में रिस्क होता है, लेकिन अगर एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर उसको केयरफुली कर रहे हैं तो रिस्क बहुत कम है। अगर देखा जाए तो 10,000 केसेस में एक पेशेंट को रिस्क रहता है एंजियोग्राफी के दौरान। तो वो रिस्क बहुत ही माइन्यूट है, लेकिन हाँ 0% नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। बिना एंजियोग्राफी के क्या हार्ट में क्या कितने ब्लॉकेज हो रहे हैं, ये पता कर सकते हैं क्या? कोई और भी टेस्ट है जो इंटरवेंशन ना कराना पड़े हमें? बहुत सारे टेस्ट है। कार्डियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, उसकी यही खूबसूरती है कि हमारे पास इतने सारे टेस्ट हैं, और लकीली वो सारे टेस्ट हमारे सुपरविजन में हो सकते हैं। तो मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि हमारी ब्रांच बहुत इंडिपेंडेंट है। हमें किसी और के ऊपर, किसी और डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो ECG हो, इकोकार्डियोग्राम हो, ट्रेडमिल टेस्ट हो, और कोई स्ट्रेस टेस्ट हो, जैसे एक्सरसाइज स्ट्रेस इको करते हैं, थैलियम टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट से हमें ब्लॉकेजेस पता लग सकते हैं किसी तरीके से। और एक और टेस्ट है CT एंजियोग्राफी। कभी कभी हम वो भी कराते हैं अगर हमें कुछ शक होता है, तो उससे भी हमें ब्लॉकेजेस पता लग सकते हैं। लेकिन किस पेशेंट में कौन सा टेस्ट कराना होगा, ये प्रोबेबली जिस डॉक्टर से आप ट्रीट हो रहे हैं वही बेस्ट बता सकता है। उसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत सारा चेस्ट पेन हो रहा होता है। वो कहते हैं उन्हें चलने में एंजाइना होता है, मतलब एंजाइना यानी कि चलने में चेस्ट पेन होना। तो वो लगभग हार्ट डिजीज की तरफ पॉइंट आउट करता है, मतलब उसमें कोई शक नहीं रह जाता। अगर कोई पेशेंट बताता है कि चलने में मुझे छाती में भारीपन आ रहा है, दबाव आ रहे हैं, तो वो उसको हम एंजाइना मानते हैं, और उसको हम मानते हैं ब्लॉकेज होगा। और मान लो पेशेंट की एज काफ़ी है, उसको डायबिटीज़ भी है, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम नॉर्मल एंजियोग्राफी, जो कि मैंने बताया था कैथ लैब में करते हैं, जिसमें हम ट्यूब डाल के हार्ट की नसों की जांच करते हैं, वो एंजियोग्राफी बेस्ट रहती है। लेकिन कभी कभी पेशेंट हमें इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी हमें CT एंजियोग्राफी करानी है। तो ऐसे पेशेंट्स में प्रोबेबली CT एंजियोग्राफी उतना अच्छा डिसीजन नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमें CT एंजियो के बाद भी नॉर्मल एंजियो कराना होगा। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हम कार्डियोलॉजी में कर सकते हैं, हार्ट डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कौन सा टेस्ट किस पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा, वो ट्रीटिंग डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो ये CT एंजियो जो आपने बताया, तो इसमें क्या वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है? जो आपने कहा CT एंजियो करा भी लिया और उसमें अगर ब्लॉकेज आ गए, तो फिर से आप एंजियोग्राफी करेंगे? हाँ, देखिए अब CT एंजियो का जो रोल है ना, वो सिर्फ डायग्नोस्टिक है। वो सिर्फ बीमारी के बारे में बता सकता है, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो होगी। तो मान लो हमारे को, हम लगभग श्योर है कि पेशेंट को प्रॉब्लम निकलेगी,
तो हम उस टेस्ट को सीटी एंजियो को कराएंगे। और फिर सीटी एंजियो की एक्यूरेसी प्लस माइनस रहती है 10-20%। मान लो सीटी एंजियो ने 70% ब्लॉकेज बताया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सेंटर कहाँ से आपने सीटी एंजियोग्राफी कराई, वो 50-60% भी हो सकता है और 80-90% भी हो सकता है। बहुत बार मैंने सीटी एंजियो को असेस किया, उनकी रिपोर्टिंग को, तो और मैंने एंजियोग्राफी की, तो उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है। तो अब मान लीजिए किसी पेशेंट ने आपके पास आया, उसने सीटी एंजियो कराई हुई है, उसका ब्लॉकेज आ रहा है 70% और उसको चलने में एंजाइना होता है, पेन होता है उसको, तो हमें उसकी नॉर्मल एंजियो करनी होगी उस चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कितना ब्लॉकेज है, और उसका फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए कि हमें इसकी एंजियोप्लास्टी करनी है, स्टेंट लगाना है, तो उसके लिए हमें नॉर्मल एंजियो करना होगा, वो हम सीटी एंजियो के जरिए नहीं कर सकते। तो इसलिए सीटी एंजियो सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि एक लिमिटेड प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स को ही हम एडवाइस कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक डिबेट भी हुआ था, 2 कार्डियोलॉजिस्ट थे और एक कार्डियक सर्जन था, उनके बीच में डिबेट हुआ था न्यूज़पेपर्स वगैरह में। तो एक डॉक्टर ने एडवाइस किया कि सीटी एंजियो इज़ अ वेरी गुड टेस्ट, और वो सीटी एंजियो सब बहुत लोगों को कराना चाहिए। लेकिन सीटी एंजियो इज नॉट एन स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, जो हम शुरुआती तौर पे करा लेते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन सीटी एंजियो पहली चीज़ कॉस्टली है, नंबर 2 उसमें हम डाई देते हैं, डाई से किडनी पे कभी कभी इफेक्ट आ जाता है। तीसरा, सीटी स्कैन में रेडिएशन होती है, रेडिएशन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम सब जानते हैं। तो हम सीटी एंजियो ऐसा नहीं है कि कल को मान लीजिए आप मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मैं अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहता हूँ, मेरा सीटी एंजियो करा दो, वो गलत अप्रोच है, वो अप्रोच गलत है। क्योंकि क्या है, इस तरह से हम अपनी रिसोर्सेज को गलत यूज कर रहे हैं, हम अपने पेशेंट्स को भी अननेसेसरी डाई दे रहे हैं, अननेसेसरी रेडिएशन दे रहे हैं, और कभी कभी अननेसेसरी उसको एंजाइटी हो रही है। मान लो उनको 40% ब्लॉकेज आ गया, 50% ब्लॉकेज आ गया, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, मैं क्या करूँ, मैं एंजियोग्राफी कराऊंगा, मैं एंजियोप्लास्टी कराऊंगा, तो वो चीज़ें गलत है। तो किसी भी टेस्ट को हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोसाइटी में, आप देखेंगे जो लोग सीटी एंजियो को बहुत हाइप करते हैं कि आपको सीटी एंजियो कराना चाहिए। लोगों में फियर फैक्टर बहुत आ गया है, आजकल हर आदमी बहुत डरने लग गया है। कोरोना के बाद से कुछ ज्यादा डरने लगा है। बिल्कुल सही, कोरोना के बाद से सडन कार्डियक डेथ्स के बहुत इंसिडेंट्स हो गया। कुछ लोग वैक्सीन को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग कोविड को ब्लेम करते हैं, लाइफस्टाइल हमारा खराब हो गया, हम जिम जाते हैं, जिम में कोलैप्स कर जाते हैं। तो उससे जो फियर फैक्टर है, जो डर है लोगों के अंदर इतना ज्यादा हो गया कि वो कहते हैं कि हम आके सीटी एंजियो करा दो हमारा। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बेसिक जो पॉपुलेशन लेवल पे हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को करना है, अपना लाइफस्टाइल सुधारना है। अब लाइफस्टाइल सुधारने के बहुत सिंपल से तरीके हैं। आप रात को 2 बजे सो के पार्टी करके सुबह 5 बजे जिम करने जाओगे, वो गलत है, वो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी स्लीप पे फोकस करो। आजकल हम स्लीप हाइजीन की बात करते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। लोग सो रहे हैं लेकिन वो मोबाइल साथ में लेके सो रहे हैं, हर एक घंटे में उठ अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। दिस इज नॉट स्लीप। आप 7 से 8 घंटे गुड क्वालिटी स्लीप लो, जब आप सुबह उठो तो आपको लगे यस अब मैं फ्रेश हूँ। नंबर 1 थिंग, स्लीप इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक थिंग। दूसरा, स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस कम लेना है। आजकल की युवा जनरेशन क्या चाहती है, हर चीज चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। हम लोग बहुत उपभोक्तावादी हो गए हैं, हमें हर चीज चाहिए, हमें आईफोन भी चाहिए, हमें लग्जरी कार भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, हमें फॉरेन ट्रिप भी चाहिए। अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस लेना गलत है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना, जो हमारे पास है उसके लिए हैप्पी रहना चाहिए। आप सोचो, पहले क्या होता था, बेटा दादा को लेके आता था एंजियोग्राफी कराने की इनको हार्ट अटैक हुआ है, आज दादा पोते को लेके आ रहा है कि उसको हार्ट अटैक हो गया है, उल्टा हो रहा है। कितना दुख की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हमने सोचा है? हमारी तो फास्ट पेस्ड लाइफ है, हमारा स्लीप कम हो गया, हमारा स्ट्रेस ज्यादा हो गया, हमने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है, अल्कोहल लेते हैं हम लोग जिम जाते हैं तो सोचते हैं कि 15 दिन में ही हम जिम में मसल बिल्ड कर लेंगे, हमारी डाइट खराब होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर खाना खाते हैं, बाहर का खाना हम क्या खा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। अच्छा, जिम वाला आपने पॉइंट लिया सर, जिम का मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट ये यूज करते हैं जिम जाने के लिए, और उन प्रोडक्ट्स का मे भी उसका साइड इफेक्ट है या क्या है, लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बहुत से केसेस ये देखने में आए हैं जिम में। तिवारी जी, मैं आपको सच में अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने ये जो बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है सप्लीमेंट्स का। अभी रिसेंटली एक गाइडलाइंस भी आई है, इंडियन गाइडलाइंस आई है, जिन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए।
अब ये बहुत ही मेजर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो बूमरैंग कर सकता है, लोग उसके ऊपर बहुत सारा डिबेट कर सकते हैं कि सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब सप्लीमेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, प्री वर्कआउट होते हैं, फैट बर्नर्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सप्लीमेंट से रिस्क रहता है। मेरे कई पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने सप्लीमेंट्स लिए, अब वो एडल्ट्रेटेड सप्लीमेंट्स से, मैं नहीं कह रहा सारे सप्लीमेंट्स खराब होते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में आपको ओरिजिनल भी मिल सकता है और एडल्ट्रेटेड कंटामिनेटेड चीज़ भी मिल सकती है, तो उनका हार्ट वीक हो गया है, उनको एंजाइटी हो गई, उनको घबराहट, पैल्पिटेशंस होने लगी, उनकी हार्ट बीट मिस करने लगी। अब वो जिम में इन प्रोडक्ट्स को लेने की वजह से है या किसी और वजह से है, लेकिन मैं स्ट्रांगली यही चाहूँगा कि अगर आपको जिम जाना है, अच्छी बात है, वर्कआउट करना इज़ गुड, लेकिन नंबर 1, अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है और आपकी एज 40+ है तो प्लीज़ गो फॉर रेगुलर चेकअप्स फ्रॉम अ डॉक्टर। नंबर 2, गो वेरी स्लोली, स्टार्ट वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली। पहले दिन अगर आप सोचेंगे कि आप जिम में जाके सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ कर लेंगे या पहले हफ्ते में, पहले महीने में, गलत है। आप अपने आप को वार्म अप करिए, ग्रेजुअली ट्रेडमिल करिए, कार्डियो करिए, ग्रेजुअली बहुत स्लोली 2-3 महीने में जाके आप स्लोली वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करिए और उसको बिल्डअप करिए। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सेलिब्रिटीज़ है जो कि बहुत अच्छे लगते थे, देखने में बहुत अच्छे थे, सडन कार्डियक डेथ्स हो गई या जिम में डेथ हो गई, तो वी डोंट नो वो उन्होंने क्या किया, उनका लाइफस्टाइल क्या था। लेकिन सिर्फ अगर आपकी बॉडी ऊपर से लगता है कि आप बहुत मस्कुलर है, बहुत फिट हैं, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आपकी हेल्दी भी हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्दी होने का मतलब है फ्री फ्रॉम डिजीज, और फिटनेस का मतलब है आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपके कार्डियक, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हों। तो आपको फिट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि फिट रहे, लेकिन हेल्थ को कभी इग्नोर ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कहा कि सिटी एनजीओ जो कराते हैं तो उसमें नॉर्मली 40-50% भी ब्लॉकेज आ गया तो पेशेंट बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी का भी कराएंगे तो 40-50% तो ब्लॉकेज आते ही है नॉर्मली। डिपेंड करता है। अब जैसे कोई पेशेंट है जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और फीमेल है 35-40 ईयर्स की, तो यूजुअली उनकी एंजियोग्राफी हम कराते तो बिल्कुल नॉर्मल आती है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होता। अब वंस वी क्रॉस 40-45-50 ईयर्स, हमें रिस्क फैक्टर्स है, मान लो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, तो कुछ ब्लॉकेजेस मिल सकते हैं। मेल्स में ब्लॉकेजेस फीमेल से ज़्यादा मिलते हैं, हालांकि वो 45-50 ईयर्स के बाद फीमेल्स भी जैसे जैसे उनका एज ज़्यादा होना शुरू होता है, मीनोपॉज शुरू होता है, तो वो भी हार्ट डिजीज़ कैचअप करना शुरू कर देते हैं। तो 50 ईयर्स के बाद कुछ ब्लॉकेज मिल सकते हैं, ये अमूमन होता है, 20-30-40% मिल सकते हैं। और अगर किसी को मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल खराब है, तो वो ब्लॉकेजेस की संख्या ज़्यादा होती है और कभी कभी सरप्राइजिंगली पेशेंट्स को क्रिटिकल ब्लॉकेज भी मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से उसके ब्लॉकेजेस मिल सकते हैं। कितने % ब्लॉकेज होने पे हमें एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डलवा लेनी चाहिए, ऐसा कुछ है फॉर्मूला? ऐसा फॉर्मूला है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को 70% ब्लॉकेज है या उससे ज़्यादा ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी एडवाइस की जाती है, डिपेंडिंग कि उसकी आर्टरी का साइज अच्छा होना चाहिए, मेजर आर्टरी होनी चाहिए, और पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक हो तो फिर हम डेफिनेटली उसके लिए जाते हैं। लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आर्टरी कितने हार्ट के एरिया को सप्लाई कर रही है। अगर वो बहुत छोटी सी आर्टरी है और वो 80% ब्लॉकेज भी है, 90% ब्लॉकेज भी, हम नहीं करते उसको, हम दवाई पे रख सकते हैं उसको। तो ये डिसीजंस जो होते हैं ये हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट कहेगा जी डॉक्टर साहब मेरी आर्टरी में तो सारी आर्टरी खुलनी चाहिए, आप खोल दो, गलत बात। या डॉक्टर कहेगा कि सारी आर्टरीज खुलनी चाहिए, छोटी आर्टरी को भी खोलेंगे या साइड ब्रांच को भी खोलेंगे। अगर हमें लगता है कि पेशेंट उस पर अच्छा कर सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हम उनको दवाइयों पे रख सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कोई मेजर आर्टरी है जो क्रिटिकली ब्लॉक्ड है, 80-90% ब्लॉक्ड है, और हमें लगता है कि अगर इसमें हार्ट अटैक आया तो पेशेंट की लाइफ जा सकती है, तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि इसकी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। अगर पेशेंट को बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं और हमें लगता है कि उस केस में हम बहुत सारे स्टेंट्स लगाएंगे, तो ऐसे पेशेंट को हम सर्जरी भी एडवाइस करते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी एडवाइस करते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज मैं एक आपसे सवाल पूछने वाला हूं। तो आज का क्वेश्चन है कि एंजियोप्लास्टी एक टेस्ट है
या ट्रीटमेंट है? इसका सही जवाब दीजिए और एक लकी विजेता को डॉक्टर अनुराग सिंघल से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो भाई बहुत से सवालों के जवाब मिल गए। डॉक्टर अनुराग सिंघल ने बहुत अच्छी तरह हम लोग को समझाया कि कब एंजियोग्राफी करानी चाहिए और कब नहीं करानी चाहिए। तो आप भी अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए और तिवारी जी टॉक्स को देखते रहिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे हमारे अगले आने वाले एपिसोड की जानकारी मिलती है। आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए। आगे किन टॉपिक्स पे आप हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।